स्टेट ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो फॉरेन ट्रेड था उसका क्या स्टेटस था ब्रिटिशर्स के टाइम पे। अब स्टूडेंट्स देखो, फॉरेन ट्रेड से आप समझते हैं कि फॉरेन ट्रेड से मतलब क्या होता है। फॉरेन ट्रेड से मतलब होता है कि आप अपने देश का जो भी ट्रेड है बाहर के देशों के साथ कैसे करते हो। तो जो हम अपने देशों का बाहर के देशों के साथ ट्रेड करते हैं, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो स्टेटस होता है, उसी स्टेटस को स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है, फॉरेन ट्रेड कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं था कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद, ब्रिटिशर्स के आने से पहले ही हम सबसे पहले एक लाइन पढ़ चुके हैं, वेल नोन एक्सपोर्टर ऑफ हैंडीक्राफ्ट। इंडिया वेल नोन एक्सपोर्टर था किसका, हैंडीक्राफ्ट का। मतलब सिंस एंशिएंट टाइम्स जो इंडिया था वो क्या था, वो एक बहुत जाना माना व्यापारी था। इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया जो था ब्रिटिशर्स के आने से पहले ही एक बहुत जाना माना व्यापारी था। ऐसा नहीं था कि इंडिया बहुत क्लोज इकोनॉमी का मॉडल था या अपने देश में ही रहता था, बाहर के देशों में ट्रेड नहीं करता था। इंडिया से बनाया हुआ सिल्क, वही जैसे हमने कहा सिल्क, कॉटन, जूट, ठीक है, और फिर मेटल वर्क, आइवरी वर्क, ऐसे बहुत सारे काम थे जिसके लिए इंडिया पूरे वर्ल्ड में एक बहुत अच्छी पोजीशन को होल्ड करता था। ठीक है, ये तो था कहानी ब्रिटिशर्स के आने से पहले की। अब स्टूडेंट जरा इस बात पे गौर कर लेते हैं कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो ब्रिटिशर्स के इंडिया में आने के बाद जो चीजें थी वो किस तरीके से क्या हुई स्टूडेंट, किस तरीके से इंडियन के टुवर्ड्स, इंडियन के अगेंस्ट क्या हुई, चेंज होती चली गई। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर क्या है, सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास है कि एक्सपोर्टर ऑफ, सबसे पहला पॉइंट जो है ब्रिटिशर्स के आने के बाद इंडिया क्या हो गया, एक्सपोर्टर ऑफ। जैसा कि मैंने अभी अभी आपसे 10 मिनट पहले कहा था, यह चीज आपको फॉरेन ट्रेड में भी बहुत काम आएगी। वही बात आ गई, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। सबसे पहली चीज जो इंडिया के फॉरेन ट्रेड ने क्या करी स्टूडेंट, शो करी, वो क्या करी, इंडिया में जो पॉलिसीज ब्रिटिशर्स ने अडॉप्ट की उससे जो कॉम्पोजिशन था फॉरेन ट्रेड का वो स्टूडेंट्स क्या हो गया, एंटायरली चेंज हो गया। कॉम्पोजिशन कैसे चेंज हुआ स्टूडेंट, कॉम्पोजिशन चेंज कैसे हुआ, इंडिया पहले क्या था, मैं बात करूंगा एंशिएंट टाइम की, कंपैरिजन शो करना ना स्टूडेंट, तो कंपैरिजन शो करते हैं। ठीक है, कॉम्पोजिशन जो था इंडिया के फॉरेन ट्रेड का, कॉम्पोजिशन, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, प्रायर टू ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल से पहले, कॉलोनियल रूल से पहले जो कॉम्पोजिशन था वो क्या था, ब्रिटिश रूल से पहले इंडिया क्या था, एक्सपोर्टर ऑफ फाइन कॉटन, एक्सपोर्टर ऑफ फाइन कॉटन, ठीक है, इसके अलावा सिल्क टेक्सटाइल्स, आयरन एंड वुडन वर्क्स, एटसेट्रा। ठीक है स्टूडेंट, तो इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड का कॉम्पोजिशन था प्रायर टू ब्रिटिश रूल वो क्या था, आप देख सकते हो, एक्सपोर्टर ऑफ फाइन कॉटन, सिल्क टेक्सटाइल्स, आयरन एंड वुडन वर्क्स, ये क्या था इंडिया का कॉम्पोजिशन, किससे पहले, ब्रिटिशर्स के इंडिया में आने से पहले। बट स्टूडेंट्स जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो जैसा मैंने आपको समझाया, ब्रिटिशर्स ने क्या अडॉप्ट की, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज, डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसीज, कि तुम हमारे साथ इतना ट्रेड करोगे, तुम ये एक्सपोर्ट नहीं करोगे, तुम ये इंपोर्ट नहीं करोगे। तो उनकी जो रिस्ट्रिक्शंस थी हमारे ट्रेड के ऊपर लगी। अब जब स्टूडेंट्स उनकी रिस्ट्रिक्शन इंडिया के ऊपर लगी तो अब बात करते हैं कि आफ्टर जो उन्होंने जो भी रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज अडॉप्ट करी उसकी वजह से कॉम्पोजिशन जो था वो कैसे चेंज हुआ, तो कॉम्पोजिशन, ठीक है, कब, आफ्टर ब्रिटिश रूल का आने के बाद, मतलब उसका जो कॉम्पोजिशन था हमारा वो कैसे चेंज हो गया। अब इंडिया क्या हो गया, अब इंडिया एक्सपोर्टर तो अभी भी था, लेकिन किसका, एक्सपोर्टर ऑफ
रॉ मटेरियल। अब इंडिया अपने देश से क्या करता था, रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करता था, जैसे कि लाइक रॉ कॉटन, जूट, सिल्क एक्सेट्रा। मतलब जो चीजों को पहले हम अपने पास पूरी तरीके से तैयार करके फॉरेन के देशों में, मतलब बाकी देशों में भेजते थे, अब क्या हो गया, ब्रिटिशर्स की रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी के अडॉप्ट होने के बाद अब हम क्या कर गए, अब हम एक तरीके से एक्सपोर्टर तो थे उन्हीं चीजों के, लेकिन अब उनको वो रॉ फॉर्म में बेचते थे। जबकि हम क्या बन गए, कॉम्पोजिशन आप देखो कैसे बदल गया कि पहले हम एक्सपोर्टर हुआ करते थे उन्हीं चीजों के, अब हम एक्सपोर्टर हो गए उनको बनाने वाली चीजों के, और हम क्या बन गए, नेट इंपोर्टर बन गए। सुन क्या बन गया हम, अब इंडिया बन गया था नेट इंपोर्टर किसका, वही फाइन कॉटन, सिल्क, वुलन क्लॉथ्स एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो ब्रिटिशर्स आए, तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया के फॉरेन ट्रेड को इस वे में क्या किया, इस वे में अफेक्ट किया था, ठीक है। इनफैक्ट कैपिटल गुड्स मतलब मशीनरी जितनी भी होती थी वो हम ब्रिटेन से मंगाते थे इंडिया में, क्योंकि इंडस्ट्री स्टैब्लिश नहीं होती थी। मतलब वो इंडिया जो पहले प्राइमरी गुड्स का क्या हुआ करता था, एक तरीके से इंपोर्टर, और पूरे वर्ल्ड में हैंडीक्राफ्ट को एक्सपोर्ट करता था और बहुत तरह तरह की चीजों को एक्सपोर्ट किया करता था, ठीक है। वो इंडिया किस तरीके से चेंज हुआ कि नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी, नेट एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स से क्या बन गया, नेट इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। तो ये सबसे पहले हमें पढ़ना है कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड। तो कॉम्पोजिशन में स्टूडेंट्स होपफुली आपको समझ में आया कि कॉम्पोजिशन कैसा था, कि पहले हम क्या क्या चीजों को एक्सपोर्ट करते थे, फिर हम क्या क्या चीजों को इंपोर्ट करने लगे और क्या एक्सपोर्ट करने लगे। तो पहली चीज स्टेट ऑफ फॉरेन ट्रेड। अब बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट हमारे विच इज डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड, ठीक है। नेक्स्ट बात क्या करेंगे, डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड, डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। स्टूडेंट्स डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड के अंदर मैं आपको क्या समझाना चाहूंगा, इस पॉइंट को एक और तरीके से मैं लिखता हूं आपके लिए, मोनोपोली, कंट्रोल ओवर इंडियाज फॉरेन ट्रेड, ठीक है। इस पॉइंट को इसी तरीके से मैं लिखूंगा, क्यों लिखूंगा उसकी वजह है स्टूडेंट्स। देखो हमें समझना है डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, डायरेक्शन का मतलब है कि आप किस किस देशों के साथ ट्रेड करते थे, ठीक है। तो जो जिन जिन देशों के साथ आप ट्रेड करते थे स्टूडेंट, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं डायरेक्शन, ठीक है। अब हुआ क्या स्टूडेंट्स, हुआ ये कि बेसिकली ब्रिटिशर्स की रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी ने सिर्फ हमारे कॉम्पोजिशन को इंपैक्ट नहीं किया, कॉम्पोजिशन को नहीं छेड़ा, उन्होंने इंडिया के जो डायरेक्शन ट्रेड था वो भी चेंज कर दिया। मैंने आपको समझाया कि इंडिया को इंटरनेशनल मार्केट में क्या था, इंटरनेशनल मार्केट में एक अच्छी रिकॉग्निशन थी कि इंडिया नेट एक्सपोर्टर हुआ करता था फिनिश गुड्स का। ब्रिटिशर्स को इंडिया को अपने लिए यूज करना था, तो वो इंडिया की आइडेंटिटी कैसे बनने देते, ठीक है। और अपने यूज करने का मतलब है भाई जितने भी बाकी लोग हैं उन सबसे क्या करो, उन सबसे पत्ता काटो इनका, क्योंकि जब उन सबसे हट जाओगे तभी तो सिर्फ उनके लिए काम कर पाओगे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया स्टूडेंट, ब्रिटिशर्स ने इंडिया में आने के बाद अपनी रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज से क्या किया, अपनी रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज को अडॉप्ट करके इंडिया का मोर देन 50% ट्रेड विथ ब्रिटेन, मतलब इंडिया को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि मोर देन 50% ट्रेड जो इंडिया कर रहा है वो मोर देन 50% ट्रेड किसके साथ होना चाहिए, इंडिया का ब्रिटेन के साथ होना चाहिए। ये 50% ट्रेड के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों चीजें हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों चीजें, दोनों को मिला के इंडिया का जो ट्रेड था वो ऑलमोस्ट 50% सिर्फ ब्रिटेन के साथ होता था। ऐसा नहीं था कि उस टाइम पे बाकी देशों के साथ ट्रेड करना अलाउड नहीं था, ठीक है। कुछ कंट्रीज को के साथ हम ट्रेड उस टाइम पे भी कर रहे थे, जैसे कि श्रीलंका, ईरान,
चाइना, मतलब कुछ कंट्रीज ऐसी भी थी जिनके साथ थोड़ा मोटा ट्रेड कर रहे थे। लेकिन आप समझ सकते हो सिर्फ एक देश के साथ या 50% ट्रेड कर रहे हो, तो इसका मतलब है ऑलमोस्ट 50% ट्रेड जो है आपका क्या कर लिया गया है, 50% ट्रेड एक तरीके से आपका कैप्चर कर लिया गया है। तो इसीलिए इस पॉइंट को क्या कहा गया स्टूडेंट, इसीलिए इस पॉइंट को मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडिया फॉरेन ट्रेड कहा गया है। स्टूडेंट बात यहां पे खत्म नहीं हुई थी, बात यहां पे एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो अब आपको समझनी है वो ये समझनी है कि 1869 के अंदर, ठीक है स्टूडेंट, इस चीज को ना और आग मिल गई। मतलब पहले तो ब्रिटिशर्स ट्रेड कर ही रहे थे, लेकिन इस चीज को एक कहते हैं कि भाई आग को ईंधन, मतलब आग को ईंधन कह रहा हूं, सॉरी, आग को फ्यूल मिल जाना किसी तरीके के जिससे वो बढ़ सके, तो वो और बढ़ गया। क्योंकि इन ईयर 1869 में क्या हुआ स्टूडेंट, एक ओपनिंग की गई, ओपनिंग ऑफ सूज कैनाल। सूज कैनाल क्या था, सूज कैनाल बेसिकली एक आर्टिफिशियल सी था, आर्टिफिशियल समुद्र बनाया गया था, ठीक है। अब ये समुद्र कैसे बनाया गया और इससे क्या फायदा वो देखो। देखो समझो स्टूडेंट ध्यान से, ये आपका इंडिया, ठीक है, ये आपका इंडिया, आप जानते हैं पहले तो पूरा एक्सपेंडेड था, ठीक है। अब इधर आपके पास आज की डेट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जो आपकी एशियन कंट्रीज, जो बाकी गल्फ की कंट्रीज है वो आ जाती है, जैसे कि सऊदी अरब वगैरह। मैं इसको सीधा आज की डेट के हिसाब से लिख देता हूं कि ये वाला पार्ट किसका आता है, यूएई का आता है, ठीक है। अब फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या आता है, यहाँ पे हमारे पास इजिप्ट वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, इजिप्ट वगैरह आ जाता है, फिर अफ्रीका वगैरह, ये पूरा इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है ये। और फिर हमारा जो यूके है वो यहाँ है, ठीक है, जो ब्रिटेन है वो कहीं यहाँ पे है। अब स्टूडेंट्स पहले क्या होता था, पहले होता ये था कि ब्रिटिशर्स को जब इंडिया आना होता था तो वो सी रूट से आते थे। अब वो सी रूट से कैसे आते थे, वो सी रूट से इस तरीके से आते थे, ठीक है। क्या करते थे ब्रिटिशर्स, इस तरीके से घूमते फिरते कहां पहुंचते थे, यहां से घूमते हुए वो इंडिया तक आते थे। लेकिन स्टूडेंट्स क्या हुआ, यहां पे यूएई के पास, मतलब जो गल्फ था, यहाँ पे इसे अब समझो सूज कैनाल इसे क्यों कहा गया, क्योंकि बेसिकली जो स्टूडेंट ये जो एरिया था वो किसके पास था, ये गल्फ ऑफ सूज के पास था, ठीक है। गल्फ ऑफ सूज और रेड सी आपने सुना होगा, तो रेड सी के पास का एरिया था। यहाँ पे किया क्या गया स्टूडेंट, ये जो इजिप्ट के पास जो ये पाथवे था, इस पाथवे से एक आर्टिफिशियल एक तरीके का समुद्र बनाया गया, और उस आर्टिफिशियल समुद्र को जो ये आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन था वहां से सीधा उसको क्या कर दिया गया, उसको सीधा कनेक्ट कर दिया गया इंडियन ओशियन से, ठीक है। क्या कर दिया गया सुन, सीधा कनेक्ट कर दिया गया इंडियन ओशियन से। मतलब अब ब्रिटिशर्स के लिए यहां पे आना बहुत आसान हो गया कि पहले क्या करते थे, इजिप्ट में अपना माल उतारा, फिर उसके बाद वो आर्टिफिशियल सी क्योंकि एक तरीके की रिवर टाइप, एक तरीके का रिवर टाइप कनेक्शन टाइप बना दिया गया, बस जिससे कि शिप पास हो सकता है, ठीक है। जैसे हम समझते हैं कि ये तो पूरा सी है, ठीक है, तो नेचुरल है, इसको बस आर्टिफिशियल सी के तौर पे बनाया गया, जिससे कि सिर्फ क्या हो सके, जिससे कि ये पाथवे बन सके और ये कनेक्शन हो सके किससे, पहले पूरा का पूरा ये जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन था इसको पूरा का पूरा यहां से घूम के आना पड़ता था इंडियन ओशन में कनेक्ट होने के लिए, इसको यहां से क्या किया गया, डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया गया। जब स्टूडेंट ये चीज को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया गया, इससे क्या हो गया, इससे सूज कैनाल की वजह से ये जो आर्टिफिशियल सी के जो था, इसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी, जो आने और जाने की कॉस्ट लगती थी, ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट थी वो क्या होगी, ऑलमोस्ट हाफ लिखूंगा मैं यहां पे, रिड्यूस तो नहीं, हाफ, क्योंकि आप देख ही सकते हो स्टूडेंट ये और सीधा ये, तो इसकी वजह से सूज कैनाल की ओपनिंग की वजह से स्टूडेंट क्या हुआ, सूज कैनाल के बन जाने की वजह से क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स से अब उनको इंडिया आना ऑलमोस्ट पहले से भी क्या पड़ गया, हाफ रेट पे। तो जब उनको पता चला अब तो इंडिया आना और सस्ता हो गया, तो उन्होंने अपना ट्रेड और ज्यादा इंडिया के साथ बढ़ा दिया। इसीलिए इस पॉइंट को क्या कहा गया है, मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडिया फॉरेन ट्रेड। जब तक नहीं था तब तक तो उनको भी पता था कि बहुत खर्चा हो रहा है, ठीक है, दो खर्चा उनका नहीं होता था, वो नेक्स्ट पॉइंट में हम पढ़ने ही वाले हैं, ठीक है, खर्चा उनका नहीं होता था, बट से उनको पता था खर्चा तो हो ही रहा है, ठीक है, तो फिर भी वो ट्रेड कम रखते थे। लेकिन जब से ये सूज कैनाल ओपन हुआ, सूज कैनाल से इंडिया में आना उनके लिए ऑलमोस्ट हाफ कॉस्ट पे आ गया, तो इस हाफ कॉस्ट पे आने की वजह से स्टूडेंट क्या हुआ, उन्होंने इंडिया के पूरे ट्रेड को क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया,
ठीक है, जितना भी ट्रेड इंडिया कर रहा था बाहर के देशों के साथ, सबको रोक राख के ये बोला कि अब इंडिया क्या करेगा, अब इंडिया सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के साथ, मतलब ब्रिटेन के साथ ही मैक्सिमम ट्रेड जो है वो ब्रिटेन के साथ ही करेगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास ओवरऑल आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फॉरेन ट्रेड के अंदर हमारे पास क्या पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट जो हमें दे रखा है, ठीक है, वो क्या है, वो हमारे पास दे रखा है बैलेंस ऑफ ट्रेड। स्टूडेंट्स मैक्रो इकोनॉमिक्स पे पूरा का पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर मैंने आपको क्लियर किया था, होपफुली आपको याद होगा, याद करें, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्लियर किया था। ठीक है, क्या था सर, हमने ये पढ़ा था कि बेसिकली जितना भी एक देश दूसरे देशों के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है उसका एक अकाउंट बनाया जाता है। जितना भी एक देश दूसरे देशों के साथ ट्रेड करता है उसका एक अकाउंट बनाया जाता है, और वो जो अकाउंट बनता है उसी अकाउंट को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। पहले के टाइम पे स्टूडेंट सर्विसेज, जो इनविजिबल सर्विसेज थी वो बहुत कम थी। ठीक है, इसीलिए हम सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स पढ़ते थे, और मैंने आपको समझाया था जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स को ही पढ़ते हैं, सिर्फ फिनिश गुड्स के ऊपर फोकस करते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो इंडिया का बैलेंस ऑफ ट्रेड, क्योंकि फॉरेन ट्रेड पढ़ रहे तो फॉरेन ट्रेड से जो नेट इंपैक्ट आएगा, नेट इफेक्ट होगा, वो क्या होगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो ये बात आपके लिए बहुत एस्टॉनिशिंग सी बात होगी कि जो इंडिया का बैलेंस ऑफ ट्रेड था एट द टाइम ऑफ colonial रूल, ठीक है, कॉलोनियल रूल के टाइम पे जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड था वो क्या था, वॉज फेवरेबल। ठीक है स्टूडेंट्स, एट द टाइम ऑफ कॉलोनियल रूल जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था इंडिया का वो क्या था, फेवरेबल था। फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब मैंने आपको स्टूडेंट समझा रखा है। फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड तब होता है जब एक देश के एक्सपोर्ट जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं उस देश के इंपोर्ट से। अब आपको लगेगा सर ये क्या कह रहे हैं, अभी तक तो वो हम पे पूरा कंट्रोल करके बैठे हुए थे, जब वो हम पे इतना कंट्रोल करके बैठे थे तो बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवर में कैसे आया। स्टूडेंट्स, इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा था, इंपोर्ट भी कर रहा था। एक्सपोर्ट कर रहा था इंडिया किसका, प्राइमरी गुड्स का, जो भी अभी आपने कॉम्पोजिशन में पढ़ा। ठीक है, जबकि इंपोर्ट करता था किसका, फिनिश गुड्स का। ठीक है, तो इस बात से आपको जान के बहुत हैरानी और बहुत खुशी भी होगी कि इंडिया जो था, ठीक है, वो इतना ज्यादा प्राइमरी गुड्स को यहां से एक्सपोर्ट कर रहा था जिसकी वजह से इंडिया का बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या था, सरप्लस में था। इंडिया का बैलेंस ऑफ ट्रेड किसमें था, सरप्लस में था। तो स्टूडेंट्स, सुनने में समझने में क्या लगता है कि ये चीज इंडिया के लिए क्या रहेगी, ये चीज इंडिया के लिए फेवरेबल रहेगी। क्यों, क्योंकि एक्सपोर्ट सरप्लस हो रहा है, इंडिया को ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। लेकिन जो ये फेवरेबल या मैं कहूंगा सरप्लस ट्रेड था, ये सरप्लस ट्रेड भी, ठीक है, ये सरप्लस ट्रेड भी इंडिया के लिए बेनिफिशियल नहीं हो पाया। ठीक है, मैं अगेन रिपीट करता हूं, इंडिया को क्या हो रहा था, इंडिया ज्यादा से ज्यादा प्राइमरी गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहा था और इंपोर्ट फिनिश गुड्स का कर रहा था। लेकिन जो वैल्यू थी, मतलब जो प्राइमरी गुड्स की एक्सपोर्टेड वैल्यू थी और इंपोर्टेड फिनिश गुड्स की वैल्यू जो थी, उसमें जो हम जो एक्सपोर्ट कर रहे थे वो ज्यादा कर रहे थे, तो सिंपली हमें क्या हो रहा था, सरप्लस हो रहा था। ठीक है, तो लेकिन ये जो सरप्लस स्टूडेंट था, अनफॉर्चुनेटली ये सरप्लस भी जो था वो इंडिया की डेवलपमेंट की वजह नहीं बन पाया। अब ये इंडिया के बेनिफिशियल वजह क्यों नहीं बन पाया, रीजन क्या था, क्योंकि दिस लार्ज सरप्लस, दिस ह्यूज सरप्लस वॉज एक तरीके से मैं यहां पे एक वर्ड यूज करूंगा, लूटेड बाय ब्रिटिशर्स। ये सरप्लस जो था वो इंडियंस का था, लेकिन ये भी ब्रिटिशर्स क्या कर लेते थे, इंडियंस से लूट लेते थे, एक तरीके से छीन लेते थे। और क्या करते थे, इस एक्सपोर्ट सरप्लस को, ये जो हम एक्सपोर्ट सरप्लस जनरेट कर पाते थे, वाज लूटेड बाय दिस एक्सपोर्ट सरप्लस, दिस एक्सपोर्ट सरप्लस वाज लूटेड बाय ब्रिटिशर्स। और ऐसा वो लूट के करते क्या थे, सबसे पहला टू मेक पेमेंट्स, वो क्या करते थे, वो इसको यूज करते थे किसके लिए, पेमेंट्स के लिए। किसके लिए, फॉर एक्सपेंसेस ऑन
एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफिशियल सेटअप बाय ब्रिटेन। सबसे पहली बात सुन, मतलब जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफिशियल सेटअप होता था ब्रिटिशर्स का इंडिया में, वो सारा इंडियन के पैसों से, मतलब सेटअप भी उनका, पैसे भी हम दे रहे हैं, मतलब हम ही हमारे ही पैसे को हमारे ही एक्सप्लॉयटेशन के लिए यूज किया जा रहा था। पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, वो इस पैसे को हमसे लूटते थे, एक तरीके से एक्सट्रैक्ट कर लेते थे, छीन लेते थे, और क्या करते थे, टू मीट expenses on war fought by them। ठीक है, मतलब जितनी भी लड़ाइयां ब्रिटिशर्स लड़ते थे, आपको पता है कि उनको पूरे वर्ल्ड को एक्वायर करने की बहुत ज्यादा उनको एक एक्सपेक्टेशन थी कि हम पूरे वर्ल्ड को क्या करेंगे, उनकी एक बहुत, आप कह सकते हो, डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन कि पूरे वर्ल्ड को एक्वायर करना है। तो वर्ल्ड को एक्वायर करने में चाहे वो वर्ल्ड वॉर 1 लड़ा, चाहे वर्ल्ड वॉर 2 लड़ा, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में क्लियर किया था, लास्ट सेक्शन में क्लियर किया था कि उनका आज भी ड्यू हमारे ऊपर है। ठीक है, हमारे मतलब सॉरी हमारे ऊपर, हम उनके ऊपर आज भी हमारे ड्यूज है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बहुत सारे इंडियंस को जबरदस्ती क्या किया गया था, ब्रिटिश आर्मी में एक तरीके से ले जाया गया था, और ताकि लड़ाई लड़ी गई थी, इंडियन से बहुत सारी चीजों को बनवाया गया था, जिन सब चीजों का पैसा आज तक ब्रिटिशर्स ने हमें पे नहीं किया है। तो जितनी भी लड़ाइयां जो स्टूडेंट्स ब्रिटिशर्स लड़ते थे, उन सब एक्सपेंसेस को इंडिया के एक्सपोर्ट सरप्लस से ही क्या किया जाता था, राइट ऑफ किया जाता। बिसाइड्स दैट, टू इंपोर्ट इनविजिबल्स, आपको मैंने बताया ना कि वो क्या करते थे, सूज के नाल का इस्तेमाल करके यहां तक आते थे। अब उसके अंदर जितना भी फ्यूल लगेगा, जो भी सर्विसेज, जितनी भी चीजें होंगी, उन सबके एक्सपेंसेस भी कौन देता था, इंडिया का एक्सपोर्ट सरप्लस देता था। मतलब स्टूडेंट्स, एक तरीके से पैसा इंडिया का था, लेकिन इंडिया का सारा पैसा इस्तेमाल किसके आया था, सारा पैसा इंडिया का, और वो सारा इंडिया का पैसा इस्तेमाल हो गया ब्रिटिशर्स के लिए। मतलब इंडिया का पैसा इंडिया के काम में आया ही नहीं, मतलब एक तरीके से पैसा इंडियंस का है, और वो पैसा इंडियंस का क्या हो गया स्टूडेंट, इंडियंस का पैसा एक तरीके से बह के चला गया ब्रिटेन। इसीलिए स्टूडेंट इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है, ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। स्टूडेंट्स क्यों, क्योंकि मैंने अगेन समझाया कि पैसा इंडियन का, एक्सपोर्ट सरप्लस जो हो रहा था, वो किसको हो रहा था, एक्सपोर्ट सरप्लस इंडियंस को हो रहा था। लेकिन वो एक्सपोर्ट सरप्लस कहां चला गया, वो एक्सपोर्ट सरप्लस चला गया ब्रिटेन, क्योंकि सारा पैसा तो ब्रिटेन ने यूज कर लिया। हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट या ग्रोथ के पर्पज से तो पैसा यूज ही नहीं हुआ। तो जब पैसा मेरे देश में रहेगा तब तो मैं उसे अपना भला मानूंगा, लेकिन पैसा मेरा, लेकिन वो सारा पैसा कहां चला गया, ब्रिटेन के काम के लिए यूज हुआ। तो इंडिया की वेल्थ एक तरीके से ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या हो गई, इंडिया की वेल्थ पूरी तरीके से एक्सट्रैक्ट हो गई, छीन ली गई, और ब्रिटिशर्स के अपने वेलफेयर के पर्पज के लिए यूटिलाइज कर ली गई थी। तो इसलिए स्टूडेंट इसे क्या बोलते हैं, ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ठीक है, अब स्टूडेंट यहां पे मैं एक चीज आपको और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्लियर करना चाहूंगा। यहां पे आपको देख के लग रहा है कि इंडिया का बैलेंस ऑफ ट्रेड जो था वो फेवर में था, क्योंकि इंडिया को एक्सपोर्ट सरप्लस हो रहा था बाय एक्सपोर्टिंग प्राइमरी गुड्स। यही हमने पढ़ा कि इंडिया प्राइमरी गुड्स को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा था, जबकि फिनिश गुड्स का जो इंपोर्टेड वैल्यू थी वो कंपैरेटिवली कम थी, जिससे कि इंडिया को क्या हो रहा था, जिससे कि इंडिया को एक्सपोर्ट सरप्लस हो रहा था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सुनने में तो ये अच्छा लगता है क्योंकि आपको एक्सपोर्ट सरप्लस हो रहा है, और एक्सपोर्ट सरप्लस जिस भी देश को होगा वो एक अच्छी बात है। हर देश यही चाहता है कि वो एक्सपोर्ट ज्यादा करे, इंपोर्ट कम करे। लेकिन स्टूडेंट्स यहां पे एक बात आपको ध्यान देना है, दिस सिचुएशन वॉज नॉट एट ऑल गुड फॉर इंडियंस। ये सिचुएशन इंडियंस के लिए तब भी गुड नहीं थी, रेदर दिस सिचुएशन, मतलब अगर मैं कहना चाहूं, इसे एक्सप्रेस करना चाहूं, दिस सिचुएशन वॉज अ वल्नरेबल सिचुएशन। ठीक है, ये सिचुएशन इंडिया के लिए एक बहुत वल्नरेबल सिचुएशन मानूंगा मैं, एक बहुत पैथेटिक सिचुएशन मानूंगा मैं, या एक बहुत ज्यादा हाईली इनकेपेबल सिचुएशन मानूंगा मैं। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट समझो, आप प्राइमरी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करके पैसा कमा रहे हो, एक्सपोर्ट करके पैसा जरूर कमा रहे हो, लेकिन स्टूडेंट प्राइमरी प्रोडक्ट, इसका मतलब है आप इतने हाईली इनकेपेबल हो या कर दिए गए हो कि तुम्हारे पास रिसोर्सेज भी हैं, बट तुम उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके
उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके अपने लिए कुछ अच्छी चीज भी नहीं बना पा रहे थे। तो ये आपके लिए अच्छा साइन नहीं था। किसी भी कंट्री के लिए एक्सपोर्ट का ज्यादा होना इंपोर्ट से एक अच्छा साइन होता है, लेकिन स्टूडेंट मैटर क्या करता है, मैटर ये करता है कि तुम वो एक्सपोर्ट सरप्लस कैसे अर्न कर रहे हो। ठीक है, तो इंडिया वो एक्सपोर्ट सरप्लस कैसे अर्न कर रहा था, रॉ मटेरियल देके, मतलब वहां पे इंटरनेशनल मार्केट में एक तरीके से ये इंफॉर्मेशन है कि इंडिया एक हाईली इनकेपेबल कंट्री है, क्योंकि इसके पास मटेरियल है, उसके बाद भी ये कुछ नहीं कर पा रहा, मतलब मटेरियल होते हुए भी ये उसको फिनिश गुड तक कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। तो ये इंडिया की क्या शो करता था, ये इंडिया की एक तरीके से इनइफेक्टिवनेस और इनएफिशिएंसी को शो कर रहा था उस टाइम पे। मैंने कहा ना, चाहे हम नहीं कर पाए या हमें करने नहीं दिए गया, लेकिन मार्केट में तो यही जाएगी इंफॉर्मेशन कि भाई वो एक हाईली क्या है, इनएफिशिएंट कंट्री है, क्योंकि मटेरियल होते हुए भी दे आर नॉट एबल टू कन्वर्ट इट। ठीक है, जैसे अगेन स्टूडेंट पैसा कमाना मैटर करता है। आप डेफिनेटली आप लोग पढ़ रहे हो, लेक्चर्स देख रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, अच्छे मार्क्स के लिए कर रहे हो, एक अच्छे करियर के लिए कर रहे हो। अच्छा करियर मैटर करता है आपके लिए, अच्छा पैसा मैटर करता है, लेकिन मैंने क्या कहा, अच्छा करियर, मतलब वो अच्छा पैसा अच्छे करियर से आना चाहिए। ठीक है, वो किसी भी मीन्स से नहीं आना चाहिए, सिर्फ मनी अर्न कर लेना ही आपका मोटिव नहीं होना चाहिए आपकी लाइफ में, राइट। आपके पास वो मनी किस मीडियम से आ रही है, कौन से मोड से आ रही है, ठीक है, क्या करके आप वो पैसे कमा पा रहे हो, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो इंडिया भी कमा तो अच्छा खासा रहा था, लेकिन वो कमाई का जो सोर्स था, वो कमाई का जो जरिया था, वो क्या था, वो था उसकी इन एफिशिएंसी का एक सिंबल था कि भाई तुम इतने ज्यादा वल्नरेबल हो या तुम इतने ज्यादा इनएफिशिएंट हो कि मटेरियल्स को भी, रॉ मटेरियल्स को भी फिनिश गुड में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो। तो स्टूडेंट दैट इज द होल आइडिया ऑफ फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल। तो जो ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश रूल के अंदर बेसिकली यही सारी चीजें थी जो ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया के साथ क्या किया था। ठीक है,